हेलो जय हिंद दोस्तों। टेस्ट नंबर 5 मैथ का आंसर करेंगे इस वीडियो में। क्या कहता है, अ प्लेट वॉज ये सोल्ड, थोड़ा मिट गया, ये एल डी है, सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना। एक प्लेट है जिसको इतने रुपए में बेचा गया है, ठीक है, जिसपे दो क्रमिक बट्टा दिया गया है। तो मान लो एक्स रुपए का वो था, पहला बट्टा दिया 12.5%। 12.5% होता है 1/8, है ना। ओपन करोगे 12×2 = 24, 25, 25/2, 100 को नीचे करोगे 25×100, 1/8 आ जाएगा। तो इसका मतलब 8 रुपए की चीज़ को 7 में दिया गया। फिर दूसरा दिया गया 10% का बट्टा, 1/10, 10 की चीज़ 1 रुपये कम करके 9 में दे दिया, और फिर वो कितना आया 6300। 9 सतह 63, 63 कट गया, 8 दम 80 यहाँ आ गया, और ये 00। तो थर्ड इज द आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, अधिक आगंतुक को आकर्षित करने के लिए ज्यादा लोग आए, इसलिए क्या किया, प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 25 पैसे की टिकट पे 20% की बढ़ोतरी कर दी। देखो 25 पैसे की टिकट है, 20% बढ़ाएंगे तो 20% होता है 5 से 20% की छूट कर दी, तो 5 की चीज 4 में हो जाएगा, तो 25 की चीज 20 पैसे में। तो पहले इतने पैसे का था, अब टिकट इतने पैसे का मिल रहा है। फिर इसने क्या कहा, एक एक लाइन पढ़ते जाओ करते जाओ। 20% की छूट की घोषणा की, इसके कारण टिकट की बिक्री 28% बढ़ गई। अब इसका मतलब जो पहले 25 रुपए आता था, तो अब 28% ज्यादा आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस 25 पैसे, ये तो अभी तो पैसे में है, ठीक है। अच्छा मान लिया कि पहले 100 लोग आते थे, नंबर ऑफ विजिटर 100 था, तो टोटल पैसा कितना मिलता होगा 2500, यानी 25 रुपए मिलते होंगे, ठीक है ना। इस पे 28% की बढ़ोतरी कर देते, तो 100 से 128 हो जाएगा, काटेंगे 25 चौके 100, तो 32 आ गया। मतलब 32 रुपए अब मिलते हैं, अब 32 रुपए मिलते हैं। तो पूछता है कि कितने आगंतुक की संख्या में वृद्धि कितने प्रतिशत हुआ। तो देखो हमने क्या किया, हमने लिया कि भाई मान लो x लोग थे, ठीक है ना, और सभी लोगों पे 20 पैसा बढ़ेगा। 20 पैसा यानी 0.2 रुपीज, है ना। 20 को 100 से भाग करोगे ना, तो 0.2 आ जाएगा, जो कि अब पैसा कितना आएगा, ये दोनों पैसा मिला के 32 रुपए आना चाहिए, ठीक है। तो x इजिकल टू क्या होगा, 32/0.2, पॉइंट हटाओ काटो, 160 हो गया अब, है ना। तो 100 लोग तो पहले से ही थे, इसने वृद्धि पूछा है, तो 60 का वृद्धि हुआ है, तो 100 पे 60 का वृद्धि 60% आ जाएगा। देखो ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, थर्ड पे। निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है। देखो सही अनुपात में क्या होता है, जैसे मान लो ये अनुपात है ऐसे, ठीक है, एक्स वाई और पी क्यू, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड वालों का गुना दोनों बीच वालों के गुना के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें आप देखो, पहला वाला 12 है 144 होता है ना, 12 12 जा, और 16 निम में भी 144 होता है, तो यही ठीक बैठ गया, पहला ही ठीक बैठ गया। देखिए इसको यदि करोगे 13 चौके 52 होता है, देखो 11 5 55, तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अच्छा इसको देखो, 5 3 15, 5 2 10 हो रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, फोर्थ पे आइए। क्या कह रहा है, स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमी स्फीयर। जो बॉल होता है ना फुटबॉल, उसको स्फीयर कहते हैं, इसको बीच से काट दिया गया, तो 2 हेमी स्फीयर बन गया। वन ऑफ दैम इज यूज्ड एज बॉल, एक को कटोरी की तरह यूज किया, ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, इसका हाइट 12 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस भी 12 सेंटीमीटर। बॉल it take 8 one of them used as ball, it takes 8 ballfuls of this to fill a conical vessel of height। अच्छा ठीक है, एक conical vessel है, conical मतलब ये शंकु के आकार का, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं कि एक गोला 2 गोलार्ध में काटा हुआ है, तो एक गोले को 2 गोलार्ध में काट दिया यहां से, उनमें से एक का उपयोग कटोरों के रूप में किया गया, एक को हमने कटोरे के रूप में किया। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक
शंकुआकार वर्तन जो इसकी 12 सेंटीमीटर हाइट है और 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है को भरने के लिए इसके 8 कटोरे लगते हैं। इसको यदि मैं भरना चाहूं तो 8 कटोरे इसमें डालने पड़ेंगे मुझे, लगते हैं। गोले की त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो एक बात देखो, जितना इसका भाई इसका 8 कटोरा कितना हो जाएगा, 8 गुना इसका वॉल्यूम क्या होता है, आयतन 2/3, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। अब यही पानी इसमें डालेंगे तो इसका भी आयतन समान आएगा, तो इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, देखो पाई से पाई नानी के यहां चला गया, ठीक है ना, 3 से 3 नानी के यहां चला गया, 8 दूनी 16 आर क्यूब इधर बचा और इधर बचा अपना 6 गुने 6 गुने 12, ठीक है ना। तो अब इसको भी काट दो, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6। तो आर क्यूब जब इसका निकालोगे 3 गुने 3 का तो आर क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर आप जो है टिक लगा दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 5th वाले पे। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 440। एमआरपी जो है ना, लिस्ट प्राइस का मीनिंग होता है एमआरपी, जो कि 440 रुपए है। एंड अ कस्टमर पे 396 रुपए कस्टमर ने दिए, तो कितना इसको डिस्काउंट मिल गया? तो जब भी हम डिस्काउंट निकालते हैं नीचे लिखते हैं एमआरपी, ऊपर लिखते हैं कितना डिस्काउंट मिला। तो 440 रुपए की चीज पे को 396 में बेचा है, तो 96 और 400 तो ये हो गया, और 44 रुपए का इसको वो मिल गया डिस्काउंट, इनटू 100 कर देंगे, काट पीट मचा देंगे तो 10% आ जाएगा। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन पे आइए। 6th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हिंदी में पढ़ देता हूं आपको, शायद इंग्लिश में प्रॉब्लम हो। निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। देखो ये क्वांटिटी और प्राइस का जब भी क्वेश्चन हो, एक तरफ लिख लो क्वांटिटी, एक तरफ लिख लो प्राइस। ऊपर लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस, नीचे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, निशा बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंज एट 2 फॉर 1 रुपीज। 2 खरीदा 1 रुपए में, एंड एन इक्वल नंबर एट 3, और उतने ही खरीदे 3 1 रुपए के दर से। दोनों समान खरीदा है, तो पहले हमें इनको दोनों को समान करना होगा। तो क्या करो, एक दूसरे से गुना कर दो ऐसे, तो 3 यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 यहां भी, तो क्या आ जाएगा देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इक्वल इक्वल आ गया ना। यानी उसने टोटल खरीद दिए 12, कितने में 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5 में। ये उसका कॉस्ट प्राइस है। फिर क्या किया उसने, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, वो 20% का प्रॉफिट लेना चाहती है। सी शुड सेल अ डजन फॉर, यदि वो चाहती है कि उसे 20% प्रॉफिट हो तो कितने में बेचेगी उसको, 1 डजन को? तो देखो सेलिंग प्राइस, तो 12 को यदि उसने, ठीक है ना, तो देखो जब भी क्वांटिटी प्राइस वाला क्वेश्चन हो ना, ये क्वेश्चन तो यहां पे इजी है थोड़ा सा, लेकिन इसको ये घुमा भी सकता है। कुछ भी करे, आपको करना क्या है ना कि देखो 12 चीजों को पहले वो 5 रुपए में बेच रहा है ना, तो तुम खरीद रहा है ना, तो तुम उतने ही चीजों को पहले बेचो। तो 12 चीजों को यदि वो 20% का प्रॉफिट लेना चाहता है तो कितने में बेचेगा? तो 5 की चीज 6 में बेचेगा। 20% का क्या मतलब होता है 1/5, 1/5 यानी 5 की चीज 6 में बेचेगा। तो यहां तो एक गलती से हमें मिल ही गया कि 12 डजन है, 12 मतलब 1 डजन, 1 डजन 6 रुपए में बेचेगा, तो मैं फटाक से लगा दूंगा। लेकिन सपोज करो ये 3 आता और ये 6 होता 2 मिनट के लिए, तो हम इसको 12 बना लेते, 4 × 12 तो 4, यहाँ भी 24 रुपए हो जाता उस केस में। समझ गए? यहाँ तो बाय डिफॉल्ट ये 12 आ गया था, तो क्वेश्चन ईजी हो गया। ठीक है, यदि ये 12 नहीं होता तो अपन उसको 12 बना लेते, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अरे आ गया ना समझ में? ठीक है ना, देखो छापो नहीं साथ साथ, या बस वीडियो देखो मत, क्वेश्चन को साथ साथ इन्वॉल्व होके करो। ठीक है ना, और यदि आपने टेस्ट में क्वेश्चन ठीक किया है तो आप स्किप कर सकते हो या देख सकते हो कि मैंने कैसे किया, यदि जल्दी करना आपको सीखना है तो। ठीक है ना, चलिए आ गया ये 7th क्वेश्चन पे आओ। क्या कह रहा है, अ सैलरी इज 50%, एज सैलरी इज 50% मोर देन बी। ठीक है भाई, हम ए लिख लेते हैं, बी लेते हैं। 50% 1/2 होता है। एज सैलरी, ए की सैलरी बी से जिससे कहता है ना वो नीचे वाला होता है, तो यदि ये 2 है तो ये 3 रुपए, 50% ज्यादा है। ठीक है ना, फिर क्या कहता है, देन बीज सैलरी इज लेस देन ए, जिसको कहा ना वो नीचे,
तो बी की सैलरी कितना कम है, 3 पे 1 कम है, 1/3 कितना होता है, 33 सही, 1/3% लगा दो ये फटाक से। नेक्स्ट आओ 8th पे आओ, ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट। देखो ये ए है और ये बी है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन आपने नहीं डाला। देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है ना, एक आध कहीं कहीं डाला हो तो अलग बात है, लेकिन मैंने खुद ही मना करवाया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ ही जाए। प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो बना के बाद में कोशिश करेंगे कि डाल दें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देखो प्रोबेबिलिटी के चक्कर में मत पड़ो। प्रोबेबिलिटी जो है ना अभी बड़ा सा चैप्टर है, उसको समझने में भी आपको टाइम लगेगा, आपको ड्यूटी करना है साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। तो भाई मान लो प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, जो कि संभावना नहीं है। देखो ऐसे ही क्या हुआ था, एक बार रेस का क्वेश्चन आया, लोग घबरा गए कि अरे अब तो रेस का क्वेश्चन आएगा, सर रेस सिखाओ, हमने सिखाया भी नहीं, आया फिर बाद में वो। तो ऐसे अचानक से चीज़ें जो आ जाए तो उसमें घबराओ नहीं भाई। 48 नंबर होते हैं ना, बाकी मान लो 2 आ भी गया 2 मिनट के लिए, तो 48 नंबर, आप 45 नंबर लो ना मैथ में, ठीक है, या ये 48 नंबर लो ना, ठीक है। तो इसीलिए अब एग्जाम के टाइम में यदि आपने प्रोबेबिलिटी नहीं सीखा तो प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए मत बैठ जाना बेफालतू में, ठीक है। अब जो आता है उन्हीं को कंठस्थ करो, उन्हीं पे रिलाई करो, नया चीज़ अभी सीखने का टाइम नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करो। मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कुछ दे दूंगा पेपर्स में आगे, लेकिन रिकमेंडेशन मेरी यही है कि आप उस पर मत फोकस करो, आप बाकी जो है छोड़ के उन पे फोकस करो। 45 नंबर पक्के कर लो, मैथ में 45 नंबर लिया है तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। देखिए अब 8th क्वेश्चन पे आओ, ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है भाई, हमने 20 किलोमीटर डाल दिया। ए कैन वॉक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है, और बी 6 की स्पीड से। इफ दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर, दोनों एक साथ चलना ऐसा शुरू हुए 7 बजे सुबह में। व्हेन दे विल मीट, वो कब मिलेंगे। देखो जब भी कोई 2 लोग एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो इनका सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड होता है दोनों का सम, जोड़, ठीक है ना। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। हमें तो चाहिए टाइम, तो अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस दोनों के बीच का 20 किलोमीटर है, और एक का 4 है और एक का 6 है, और दोनों 7 बजे है। देखो दोनों 7 बजे चले हैं, यदि ये टाइम सेम नहीं होता ना तो हमारे लिए मुसीबत होती, तो क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ होता, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। तो हम यही करते, मान लो ये 6 बजे चला, ये 7 बजे चला, तो इसको भी 7 बजे लेके आते, तो डिस्टेंस दोनों के बीच का ना कम हो जाता। बस यही था और कुछ नहीं भाई। ये 1 घंटे चलेगा, कितना दूरी चलेगा, वो माइनस कर दो 20 में से तो उतना बचेगा, ठीक है ना। तो ये 20 और ये आ गया 6 और 4, तो 20/10 तो आ गया 2 घंटे। 2 घंटे के बाद वो दोनों भाई एक साथ मिल जाएंगे और कहेंगे, बहनें एक दूसरे साथ मिल जाएंगी और कहेंगी हाय बहन। तो 7 और 2 9 जो है आपका आंसर आ जाएगा। 9 कहाँ पे है भाई ऑप्शन में, सुबह के 9 बजे, ऊपर आओ, ये रहा, ठीक है। देखो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि मान लो ये ए होता और ये बी होता, ये कहता है 7 बजे चला, ये 8 बजे चला, तो ये 1 घंटा अकेले चलता ना, तो 4 किलोमीटर ये 1 घंटे में चल लेता। तो 20 में से अब 16 बचता डिस्टेंस, तो हम लिखते डिस्टेंस 16, और दोनों का फिर 8 7 4 और जो 6 था वो जोड़ देते, ठीक है ना। तो जब टाइम अलग अलग हो तो जो बाद में जो पहले चला है ना, सॉरी जो बाद में चला उसको 1 घंटा आगे लाओ। जैसे ये 7 बजे चला, ये 8 बजे चला, तो ये इसको 8 बजे पे लाओ। 8 बजे ये 1 घंटा चलेगा, 1 घंटा चलेगा तो 4 किलोमीटर चलेगा ये, ठीक है ना। तो अब दोनों के बीच का 16 डिस्टेंस बच जाएगा, और स्पीड तो वही रहेगा, 4 और 6 दोनों ऐड हो गए। तो ये ध्यान रखना कि यदि दोनों सेम टाइम पे ना हो तो उनको सेम टाइम पे ले आना, ठीक है। बहुत स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, वो सेम टाइम पे नहीं लाते हैं, तो फिर क्वेश्चन उनका रॉन्ग हो जाता है। चलिए 9th क्वेश्चन पे आओ। देखो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, एक सिपाही चोर के पीछे भागता है, ठीक है भाई। शुरू करता है, जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम इसके 7 कदम के बराबर हैं। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 सत्ते 70, 8 पंजे 40, काट दो, ठीक है। क्या कहता है फिर, सिपाही और चोर की गति का अनुपात क्या है, ठीक है भाई। थोड़ा उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, इसने उल्टा कह दिया, इसी को ध्यान रखना एग्जाम में भी। देखो थोड़ा इसने उल्टा यहाँ कह दिया, मैंने
थोड़ा पहले क्या करना है, एक तरफ लिख लो चोर और ये पुलिस, है ना। हमने देखो क्या गलती कर दिया। अब पुलिस स्टार्ट टू चेज अ थीफ व्हेन द थीफ गोज 10, थीफ वाले में, चोर वाले में 10 लिखो, एंड पुलिस मूव 8, ठीक है। यहां पे इसने पलट दिया, देखो 5 स्टेप ऑफ पुलिसमैन, मैंने चोर वाले में लिख दिया था, तो 5 स्टेप ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ थीफ, चोर का 7 कदम। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो एक्स लोगे करोगे ना तो बड़ा सा इक्वेशन बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जो भाई 10th क्लास में हमने सीखा था ना इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जैसे ये इससे गुना होता था, ये इससे गुना होता था, याद करो, फिर ये इससे गुना होता था, ये इससे गुना होता था, तो वही वाला अपना देना यहाँ पे ट्रिक। तो ये 50 आ जाएगा और ये 8 सत्ते 56 आ जाएगा। काटोगे तो 25:28 आएगा। देखो अब 25:28 है ना, यहाँ पे टिक लगा दो ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसने फिर से बदल दिया। देखो इसने क्या कहा, द रेशियो जो फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड थीफ, पुलिसमैन पहले बोल दिया तो 28:25 होगा। इन चालों में मत फंसना, ध्यान से क्वेश्चन को, कि 25:8 है, लगा दिया टिक, अब बोले कि अरे भैया हम तो फाट के आ गए, बाद में पता चला कि बेटा अपने फट गए, ठीक है ना। तो ये नहीं करना, ध्यान रखना। चलिए, है ना, ज़्यादा जल्दी में ना कभी कभी किसी क्वेश्चन में आप कर लेते ना, ज़्यादा जल्दी में जोश में गलतियां हो जाती हैं। चलिए 10वें क्वेश्चन पे आइए। देखिए 10वें क्वेश्चन पे हमें अब जो ये दिया हुआ है पूरा, यदि आप इसका स्क्वायर और क्यूब निकालने लग जाओगे, स्क्वायर करने लग जाओगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो वो मत करो, पहले क्या करो, इनको ऐड कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो फिर भी बहुत इजी है। 2019 का जो पहला एग्जाम आया था ना, उसमें इस तरह का एक कैलकुलेशन आया था, तो डिजिट सम मेथड से मैंने करके बता दिया था। तो इसको डिजिट सम मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ मुझे अप्रॉक्सीमेशन की जरूरत नहीं है। 9 1 10 1 और 4 4 8 1 9 आ जाएगा ये, और 9 1 10, ठीक है ना, 1090 आ गया ये। और ये क्या आएगा, देखो 941 में से जब 149 आप माइनस करेंगे तो 9 10 11 2 आएगा, और ये 3 हो जाएगा, तो 13 में से 4 गया तो 9, और 8 में से 1 गया तो 792 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ना ऐसे भी मत करो, ये भी यदि हम करते हैं तो लंबा हो जाएगा। देखो ऐसा करते हैं इसको ना, देखो ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां देखो ये दोनों a ही स्क्वायर तो है। तो यहां से हमें ऐसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, पहले उसको ए बी के फॉर्म में ऐसे लिख लिया करो। तो देखो एक तरह से यदि आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको ओपन करो तो एक बार देखो तो क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं, और जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है। और नीचे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखो तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा कि नहीं, और यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये एक आम प्लस एक आम ये, एक आम ये, 2 आम हो जाएगा। ऐसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये दोनों कट ही जाएगा, तो आराम से 2 आ जाएगा, हमें कोई जोड़ घटा करने की दिक्कत ही नहीं होगी। तो सीधा ऐसे करो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब लगे कि सिमिलर है तो a b के फॉर्म में लिख लिया करो ऐसे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको कहीं भी कैलकुलेशन करने की जरूरत कई बार नहीं पड़ेगा और सिंपल सा आंसर आ जाएगा। चलिए अब 11th क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या कह रहा है। 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 6 बच्चों की उम्र का कुल योग 81 है। द सम ऑफ एज ऑफ 6 चिल्ड्रन, 6 चिल्ड्रनों का, बच्चों का योग जो है एज का, 6 चिल्ड्रन बॉर्न एट इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स, पहला हुआ, दूसरा कब हुआ, 3 साल के बाद, चौथे साल में, फिर 7वें साल में, इस तरह से बच्चे हुए 6, है ना। ईच इज 81 ईयर, तो ये जो 6 बच्चे हैं इन सभी में 3-3 साल का जो है अंतराल है। 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 6 बच्चों की उम्र का कुल योग 81 है। तो इसका मतलब क्या, वो आज प्रेजेंट की बात कर रहा है, आज 81 है, तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी, ठीक है। तो इनका सम हमें दे दिया 81 है, ठीक है। देखो अब हम ऐसा ले लेते हैं, इसने सबसे छोटे बच्चे का कहा है ना, तो सबसे छोटा बच्चा x साल का मान लो, तो जो उसके बाद वाला बच्चा होगा वो कितने साल का होगा, x + 3 का होगा, 3 साल का डिफरेंस है।
तो ऐसे अगला क्या होगा, x प्लस 6 का हो जाएगा, x प्लस 9 का हो जाएगा, x प्लस 9 3 12 का होगा, 1 2 3 4 5, फिर x प्लस 12 3 15 का हो जाएगा, और इन सब का योग 81 होगा। तो x कितने हो गए देखो, तो 1 2 3 4 5 6 तो x हो गए, और इसको ऐड करो, 6 3 9 9 18 18 और 12 और 15, तो कितना हो जाएगा ये 8 2 10 5 15 का 5 हाथ में 1 और 4 45, और जुड़ के ये 81 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 45 इधर आके माइनस होगा, तो कितना बच जाएगा, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 4 गया 3 इक्वल टू 6x, तो x का ये 6 नीचे आएगा, 6 6 36, तो 6 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए कार कवर्स 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेज at the speed of 10 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer and 60 kilometer respectively. What is the average speed? देखो एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा कि भाई टोटल डिस्टेंस क्या है और टोटल टाइम क्या होता है। इसमें क्या होता है, कई बार आपको स्पीड दे देता है, ना डिस्टेंस देगा ऐसे क्वेश्चंस में और ना टाइम देगा, ठीक है। तो देखो क्या करो, सभी के बीच का 3-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखो जैसे एक पहली कार यहां से चली, पहली कार यहां से चली 3 किलोमीटर, ठीक है ना, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितने के स्पीड से 10। फिर दूसरी 3 किलोमीटर चली, मान लो डिस्टेंस 3 ही है ना, सब 3 ही है, वो कह ही रहा है, तो 20 हो जाएगा। फिर अगला चला 30 के स्पीड से 3 किलोमीटर कवर किया, फिर अगला 60 के स्पीड से 3 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। तो भाई ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग करेंगे तो टाइम आएगा। इसको 3/10 लगेगा, इसको 3/20 टाइम लगेगा, इसको 3/30 लगेगा और इसको 3/60 लगेगा, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 3 ये गया, 3 ये गया, 3 ये गया, 3 ये गया, तो 12 किलोमीटर। अब टोटल टाइम निकाल लो, तो 10 20 30 और ये 60, इसका एलसीएम कितना आएगा, जोड़ोगे सबको तो 60 आएगा। तो 10 6 60, तो 6 3 18 प्लस 20 3 60, तो 3 3 9 प्लस ये 30 है, 30 दूनी 60, तो 3 दूनी 6 प्लस 60 एकम 60, तो 3 का 3, 6 3 9 9 18 और 18 36/60 आ जाएगा आपका समय। तो 36/60 डिवाइड करो 12 60/36, 12 3 36, 3 दूनी 6 और 0, तो 20 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। चलिए आपको यदि लग रहा हो कि सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप स्पीड वीडियो को जो है ना, वीडियो का स्पीड आप क्योंकि YouTube पे ही देख रहे होगे तो 2x कर लो, ताकि आपको जल्दी जल्दी दिखाएगा। मुझे स्लो इसलिए करना पड़ता है कि भाई मुझे तो सभी बच्चों को लेके चलना पड़ेगा, सभी स्टूडेंट को, कि वो प्रॉपरली समझ पाए। यदि आपको लगता है कि आपको इससे सर को थोड़ा तेज पढ़ाना चाहिए, आप स्पीड को 2x पे कर लो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 13th क्या कहता है, देखो ए बुक सेलर हैड सम बुक, एक पुस्तक विक्रेता के पास कुछ पुस्तकें थी। ही सेल 25% एंड स्टिल हैज 600 बुक, उसने 25% किताबें बेच दी, फिर भी उसके पास 600 बुक बचता है। हाउ मेनी बुक डिड ही हैव, तो पहले कितना था, तो भाई 25% यदि बेच दिया तो उसको बचा कितना, 75%, तो इसका मतलब 75% बुक उसके पास बचा हुआ है, जो कि टोटल 600 है ना। तो 75% यदि 600 है तो 100% कितना होगा, 75 से भाग गुने 100 से गुना, 25 3 75, 25 चौके 100, 3 दूनी 6, डबल 0 4 दूनी 8, 800 पुस्तकें जो हैं टोटल थी, ठीक है। चलिए तो 14th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन ऑफ 5%, ए टीवी सेट कॉस्ट रुपीज दैट मच। 5% यदि कमीशन को हम हटा दें तो इतना पड़ता है। कमीशन को आप एज अ डिस्काउंट लिया करो, बट्टा लिया करो, ठीक है ना। तो 5% होता है 1/20, यानी 20 रुपए की चीज को वो कितने रुपए में सेल करेगा, 1 रुपए छूट दे के 19 रुपए में, ठीक है ना। लेकिन उसने किया कितने में है, 9595 में। तो वो कहता है बता दो ये ओरिजिनल ग्रॉस वैल्यू कितना था। तो ये इसको डिवाइड करो, 19 को क्या मल्टीप्लाई करें कि ये वाला वैल्यू आ जाए, 19 5 95, ठीक है ना। जैसे 9595 को आप भाग करोगे 19 से तो क्या आएगा, 19 5 95,
ठीक है ना, फिर 9 लोगे, फिर 0 लोगे, फिर 5 आएगा, फिर 19 5 95 यानी 505। तो 505 को फिर यहां भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा ये 505 को जब 20 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10 और 1, 5 दूनी 10 और 1 0, ठीक है ना, तो ये इतना आ जाएगा उसका ग्रॉस वैल्यू। तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। ऑप्शन में ये वैल्यू ये रहा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 19 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, सभी का 15 15 15 15, ठीक है ना। एक नए छात्र के शामिल होने पर औसत वजन कम होकर इतना हो गया 14.8। इसका मतलब जो वो नया लड़का आया है उसका जो वजन है वो 15 किलोग्राम जो पहले सबका औसत था नहीं है, इससे कम है, जिसके वजह से सबका औसत कम हो गया। तो भाई जो नया लड़का आया है उसका औसत अभी वजन इतना है, लेकिन रियल में उसका वजन, उसके यदि किसी के आने से वजन कम हुआ है तो इसका मतलब जो नया आया है उसका वजन कम है, ठीक है ना। इसी की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि वजन रिड्यूस हो गया है। तो कितना रिड्यूस हुआ, 0.2 रिड्यूस हुआ ना, देखो 15 किलो से इतना हुआ तो 0.2 रिड्यूस हुआ। कितने बच्चों पे, 19 बच्चों पे, तो करोगे तो 3.8 आएगा। तो इसका मतलब कि 3.8 सब पर कम हुआ है। तो ये जो बच्चा था जो नया आया है ये 3.8 सबका लेके चला गया, तो 3.8 इसमें से और माइनस करो, ये और कम है, तो 11 किलो जो है वजन आ जाएगा। यदि आप फॉर्मूले वाले तरीके से भी करोगे, देखो पहले 19 बच्चे थे, 19 का योग बटे 19 इक्वल टू आएगा 15, फिर अब हो गए कितने 19 बच्चे प्लस वो 20वां बच्चा x किलो का, ठीक है। तो अब 20 बच्चे हो गए और एवरेज कितना हो गया 14.8। S19 की वैल्यू यहां से ले लो, देखो तो 15 गुने 19 कर लो कितना होगा, ठीक है, 15 गुने 19, ठीक है, प्लस x और ये 20 यहां आके मल्टीप्लाई कर लो 14.8 गुने 20, ठीक है। इधर लाके से माइनस करोगे तो भी वो 11 किलो ही आएगा, ठीक है ना। भाई सिंपल सा बात है, देखो 14.8 हुआ यानी 0.2 सब पे कम हुआ है ना, तो पहले कितने बचे थे 19, तो 19 दूनी 38, 3.8 सबका कम हो गया, ठीक है ना। तो 14.8 में से 3.8 सब कम कर दो, तो इसका मतलब 11 किलो का है वो नया लड़का, इतने का भी नहीं है एक्चुअल में, ठीक है ना। और यदि क्या था वो इंक्रीज हो गया तो हम उतना ऐड कर देते। ये फंडा सीख लो, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 16th क्वेश्चन देखो, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन मार्क टू पास। 33% पे वो पास होता है। ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 40। भाई 125 लाया है, 40 से फेल हो गया, 40 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 165, यानी जो 33% मार्क्स है वो 165 है। कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स बताओ, तो भाई 165 जो है वो कितना है 33% मार्क्स, तो 100% मार्क्स इतना होगा। काटो, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 11 पचे 55, 500 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स इसका मतलब है, ठीक है ना। 17th पे आओ, क्या कह रहा है, ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, यानी 10 की जगह 11 है, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। ये बी की आई जो है, देखो ए की आई बी की आई से 10% अधिक है। ए की आई, ये मान लो ये ए ले लेते हो और ये बी ले लेते हो, किससे, ए की आई बी की आई से, यानी 10% 1/10 होता है ना, तो यानी 10 बी है और ये एक ज्यादा 11 है। बहुत स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं, ये 100 है तो ये 110 है, काटोगे 0 0 तो वो यही आएगा, ये 10 और 11। तो कहता है बी की आई ए की आई से, जिससे कहता है उसको नीचे रख लो, 11 पे ये कितना कम है, 1 कम है, 1/11 कितना होता है 9 सही, 1/11, तो आपका चौथा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आओ 18th पे, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, 10 + 5 - 10 गुने 5/100%, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 - 10 × 50, 50 और ये 0 0 कट जाएगा तो 0.5 आएगा, 0.5 कटेगा तो 14.5 आएगा, तो आपका थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 19वें पे आओ। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 210।
देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य का, इन दोनों का अंतर उसने हमें दे दिया 210 रुपए है और 25% उसे लाभ हो रहा है। 25% मतलब 1/4, यानी 4 की चीज को वो 5 रुपए में बेचेगा, तो कितने का अंतर दिख रहा है? 1 का। 210 का होना चाहिए, 210, 1 को 210 बना लो 210 से गुना करके, तो 210 यहां भी गुना होगा और 210 यहां भी गुना होगा। तो वो हमसे पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य, है ना, सेलिंग प्राइस, ये वाला बताओ। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 1050 दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आई 20वें पे, इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6, द परसेंटेज, ये है। देखो, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो 5 की चीज को वो 6 में बेच रहा है भाई, तो 5 रुपए लगा के जब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दिया होता है तो वो नीचे आता है, लाभ ऊपर आता है। 1/5, 1/5 20% होता है, 20% आपको लाभ हो रहा है। 21 पे आओ, तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। ठीक है भाई, ये तपस और ये मिहिर। तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। तपस जो है मिहिर से ट्वाइस काम करता है, यानी ये एक काम करता है तो ये 2 काम करता है। तो ये हमने लिख लिया तपस का और मिहिर का। मिहिर से दोगुना वर्क तपस करता है। तपस वर्क्स ट्वाइस इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। ये दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, तपस अलोन कितने दिन में कर सकता है? देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है ना, तो देखो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? 3। तो 12 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? 36, है कि नहीं भाई? 2 + 1, 3 काम करते हैं एक दिन में, 12 दिनों तक वर्क किया तो टोटल काम 36 हुआ होगा। तो 2 को यदि तपस का एक दिन का काम 2 है, इसे भाग करोगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16। तपस 18 दिन में पूरा काम कर लेगा और ये जो मिहिर है ये करेगा 36/1 36 दिन में। ठीक है, तो मिहिर का 18 जो है आप ऑप्शन लगा दो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल, जब भी इंटरेस्ट दिया हो ना, नीचे प्रिंसिपल होता है ऊपर इंटरेस्ट होता है। यानी प्रिंसिपल 9 रुपए है तो उसको जो एसआई मिलता है वो 1 रुपए मिलता है। 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कह रहा है जो टाइम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों इक्वल है। मान लो वो दोनों एक्स है 2 मिनट के लिए। फिर कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो बताओ रेट क्या होगा? ठीक है भाई, अब देखो हमें इंटरेस्ट मिला, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? SI इक्वल टू PRT/100। तो SI क्या है हमारा? 1 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 9 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों एक ही है, तो मैं x इंटू x² ले लेता हूं और नीचे यहां पे 100 ले लेता हूं। ठीक है, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। 100 यहां आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये 100 और 9 नीचे आ जाएगा और इक्वल टू x²। ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा तो 10/3 आएगा x। तो 10/3 हमें कहां दिखने को मिल रहा है? 3 3 9 1 10, 10/3 यानी चौथा इसका आंसर है। ठीक है, चलो 23rd पे आते हैं। देखो, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स 12, 18, 21 एंड 28। कह रहे 4 संख्याओं का वह बड़ा नंबर क्या होगा, संख्या क्या होगा जो इन सभी से विभाजित हो जाए। तो भाई हम इन सभी से अलग अलग तो करके देखेंगे नहीं, तो पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से भाग करके देखेंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहां पे जगह क्रिएट कर लिया है इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो तो सबसे पहले अपना काम है 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकालने का। ठीक है ना, तो निकालते हैं। पहले 2 से करते हैं। 2 6 12, 2 9 18, 21, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है ना, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 6 9 21, 2 7 14। ठीक है, अब 3 से कर लो आप। तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21 और ये 7। अब आप 7 से कर लो तो 1 3 1 1, तो 2 दूनी 4 3 12, 12 7 84 और 84 को फिर 3 से गुना करना है। तो 4 3 12, 1 8 24 और 1 25, 252 आ गया।
अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की यदि आप सबसे बड़ी संख्या देखोगे तो 1 2 3 4, 4 9 होगा। इसको हमें भाग करना है 252 से और देखते हैं कि ये भाग हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो यदि मैं 2 बार में करूंगा, 3 बार में करके देखता हूं एक बार। 252 को 3 बार में, 3 दूनी 6, 5 3 15, 1 3 दूनी 6 1 7। यदि 4 बार में करूंगा तो 4 दूनी 8, 900 से ज़्यादा आ जाएगा। करके एक बार देख लेते हैं। हाँ, 4 से तो 4 दूनी 8, 1 5 के 20, 1 21, 2 4 दूनी 8 2 10। तो काम बनेगा नहीं, तो 3 बार में करेंगे। 7 5 6, 9 में से 6 माइनस करो तो 3 आएगा। 9 में से 5 फिर से माइनस करो, 4 आएगा। 9 में से 7 फिर से माइनस करो, 2 आएगा। फिर ये 9 यहां लो और फिर एक बार 252 से इसे भाग करो। तो 8 से करके देखते हैं। 25 अठे जो है 200 होता है, तो करके देखते हैं। 8 दूनी 16 1, 8 पंजे 40 1 41 4, 8 दूनी 16 4 20। ठीक है ना? तो ये कम है। 252 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 दूनी 18 1, 9 पंजे 45 1 46 4, 9 दूनी 18 2 20 2 22। ठीक है, तो 2268 आया। यदि मैं 9 बार में करूंगा तो 2268 आया। तो 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 जो है ना, ये 6 माइनस करोगे तो 13 में से 6 जाएगा तो 10, 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, 171 बच गया। कंप्लीट भाग नहीं हो पाया। तो अब यदि मुझे इसको कंप्लीट भाग करना है तो या तो मैं इसको 252 बना लूं 171 को, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, 5 अंकों का संख्या चला जाएगा। तो ये नहीं करेंगे। करेंगे क्या? 171 को इसमें से माइनस कर दो, इतना बच गया है ना, तो यही माइनस कर दो। तो 1 2 3 4 में से 171 यदि आप माइनस करोगे 8 2 8 9, 9 8 2 8, 9 8 2 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 24th। देखो ये क्या कहता है, एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत। पहले 4 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। ठीक है ना? 4 दिनों का औसत तापमान, 4 से इन सबको जोड़ोगे, 4 से भाग करोगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जबकि अंतिम 4 दिनों का, अंतिम 4 दिन कौन कौन सा हो जाएगा? देखो, संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे यहां भी है और यहां भी है। 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा 25.5। कहता है यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान इतना है तो चौथे दिन का तापमान बताओ। तो भाई इन 4 दिनों का क्या होगा? 25 चौके 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन 4 दिनों का क्या होगा? 5 चौके 20, 2, 25 चौके 100, 102 डिग्री, 102 डिग्री। ठीक है ना? दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है ना? दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो आएगा 202 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? और इसका देखो तो 25.2 7 दिन में कितना बनेगा? 7 दूनी 14 1, 7 पंचे 35 1 36 3, 7 दूनी 14 और 3 17 और यहां पे आएगा पॉइंट 1 के बाद, तो 176.4। जबकि 202 है। क्यों? क्योंकि थर्सडे 2 बार आ गया, तो इसने हमें थर्सडे का ही पूछा भी है। तो क्या करेंगे? 176.4 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें थर्सडे का नंबर मिल जाएगा। भाई इस पूरे में से जब हम ये इतना माइनस करेंगे तो एक थर्सडे बच जाएगा ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। इन दोनों को जोड़ा तो 2 थर्सडे आ गया ना, और इस वाले में थर्सडे तो ऑलरेडी है 7 दिन, इसमें 8 दिन है, तो 7 दिन माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 8वां दिन, और 8वां दिन यहाँ पे थर्सडे, थर्सडे ही तो 2 बार आ रहा है ना, तो इसलिए हम माइनस कर रहे हैं ऐसा करके, दोनों को ऐड करके। तो 10 में से 4 गया तो 6, और यदि आप इतने से यदि आंसर लगाना चाहोगे तो 0.6 ये रहा, इतने से काम बन जाएगा। वैसे पूरा करके देख लेते एक बार। 11 में से 6 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट हैं, 23 स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले, इसको यहां पे लिख लेते हैं। इंग्लिश टोटल 50 बच्चे हैं, जिसमें से इंग्लिश कितने बोलते हैं? 23 स्पीक्स इंग्लिश। हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स 15 है,
एंड पंजाबी बोलने वाले 18 हैं, राइट। 3 स्पीक्स ओनली इंग्लिश, जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं वो कितने हैं? वो है 3 स्पीक ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले 3 हैं, ठीक है भाई। 6 स्पीक्स ओनली हिंदी एंड पंजाबी, हिंदी और पंजाबी बोलने वाले कितने हैं? 6। एंड 6 स्पीक्स ओनली इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश देखो 3 जो है इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं, ठीक है। 6 हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, हिंदी पंजाबी, और इंग्लिश पंजाबी भी बस 6 हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं, ओनली इंग्लिश बोलते हैं और पंजाबी बोलते हैं, तीनों लैंग्वेज नहीं बोलते, ठीक है ना। इफ ए कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, यदि एक कोई है जो ओनली अंग्रेजी बोलता है, ओनली इंग्लिश, देन हाउ मेनी स्टूडेंट स्पीक्स ऑल 3 लैंग्वेज, पूरे 3 लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, हमने ऐसे गोले बना लिए, ये इंग्लिश बोलने वाले, ये हिंदी बोलने वाले, और ये पंजाबी बोलने वाले, ठीक है। अब देखो वो क्या कहता है कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले जो केवल हिंदी इंग्लिश बोलते हैं वो 3 है, तो हिंदी इंग्लिश बोलने वाले 3 कर दिए। हिंदी पंजाबी 6 बोलते हैं और इंग्लिश और पंजाबी 6 बोलते हैं, हमने वो भी कर दिया। कहते हैं केवल इंग्लिश 9 लोग बोलते हैं, तो ये देखो 9 बस इंग्लिश में, ठीक है। और इंग्लिश बोलने वाले टोटल कितने हैं? 23। देखो तो इंग्लिश में कितने लोग आ गए? 6 3 9 9 18 है ना, तो 5 लोग कम है ना, वो 5 लोग यहाँ पे आएगा, जो कि है ना, क्योंकि 23 होते हैं ना टोटल, इंग्लिश में 23 आने चाहिए, तो ये 5, ये वाला एरिया तो खाली रह गया था, ये बीच वाला, और ये तीनों में है, तो इसका मतलब 5 ऐसे लोग हैं जो तीनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2 व्यंजक हैं, अब वो 2 व्यंजक कौन कौन से हैं भाई, हमें नहीं पता, हमने एक ले लिया कि एक व्यंजक है हमारा P और एक है Q, तो कहते हैं दोनों का योग जो है वो है 5x² माइनस x माइनस 4, और दोनों का जो अंतर है वो है P माइनस Q, डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस, हाँ वो है x² प्लस 9x माइनस 10। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्यू कट जाएगा, तो 2p इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 और 1 6x², 9x में से 1x चला गया तो प्लस का 8x आ जाएगा, और माइनस 14, 2 सबसे कट जाएगा तो p इक्वल टू आ जाएगा 2 3 6 6x² प्लस 2 4 8 4x² माइनस 7, यह आ जाएगा आपका p, ठीक है। तो हमें एक जो इक्वेशन हमारा था वो p मिल गया। दूसरा हमें निकालना है q, तो हम क्या करते हैं ऐसे इक्वेशन में, याद है आपको, होगा आपको कि ये जो p और q, इसमें से p निकाल लिया तो p को यदि इसमें रख देंगे तो हमें q मिल जाएगा, तो इसमें p का वैल्यू रखो, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x² माइनस x माइनस 4, और जो ये p है इधर आके माइनस होगा, तो माइनस 3x² माइनस 4x और प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो तो क्या होगा, 5x² में से 3 चला गया तो 2x² बचा भाई, ठीक है ना, माइनस x माइनस 4x माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 4 और प्लस 7 प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास p भी निकल आया और हमारे पास q भी निकल आया। p हमारा है क्या? 3x², ठीक है, प्लस 4x माइनस 7, और जो q हमारे पास है वो है 2x² माइनस 5x, ठीक है, माइनस 5x प्लस 3। अब देखो हमें वो ये कह रहा है इनका HCF निकालो, तो HCF क्या होता है? जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो क्या x प्लस 1 इन दोनों को डिवाइड कर देगा? हमें करके देखना पड़ेगा, x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है। एक तो तरीका तो ये है कि अब भाई मैं x प्लस 1 से इसको भाग करूं, इसको भाग करूं, देखूं होता है कि नहीं, फिर x माइनस 1 से करूं, होता है कि नहीं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि मैं इसको और थोड़ा गुणनखंड करूं, इसका मैं जो है मिडिल टर्म जो स्प्लिट होता है ना, द्विघात समीकरण का जो हम करते थे जैसे सॉल्व, वैसे करें और हम निकालें कि क्या इसका फैक्टर क्या क्या आएगा, गुणनखंड क्या क्या आएगा, ठीक है।
तो चलो इसका गुणनखंड बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 21, तो हमें ऐसे ब्रेक करना है, 21 को ऐसे ब्रेक करना है कि 4 हो जाए। तो 7 × 21 और 7 में से 3 गया तो 4 हो जाता है। तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, देखो 3x² प्लस 7x माइनस 3x कर रहा हूँ। 7 में से 3 गया तो 4 आ जाएगा, और 7 × 21 माइनस का 21x भी आ जाएगा, ठीक है ना। और -7, तो देखो तो इसमें x कॉमन लो तो क्या आएगा 3x प्लस 7, और यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो 3x प्लस 7, दोनों तरफ 3x प्लस 7 आ गया, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा और x -1 रह जाएगा, ठीक है ना। तो देखो तो इन दोनों में से कौन सा, यहाँ पे 3x प्लस 7 और x -1 दोनों है। यदि एक रहता ना कोई तो हम यहाँ से आंसर लगा देते, इसका मतलब हमें q भी करना होगा। अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन दे दिया इसने, ठीक है। तो q का ब्रेक करेंगे, q है 2x² माइनस 5x प्लस 3, तो क्या करते हैं 3 दूनी 6, इसको गुना करते हैं और ऐसे जोड़ घटा गुना भाग करते हैं कि वो 5 हो जाए, ठीक है ना। तो देखो 3 दूनी 6, तो और 3 2 5 भी होता है, तो ऐसे कर लो 3 2 5 ले लेते हैं। 2x² माइनस 5 लेना है ना, 2x और माइनस 3x, 3 दूनी 6 भी आ जाएगा और 3 2 5 भी आ जाएगा, ठीक है भाई, प्लस 3। तो अब देखो तो इसमें से मैं यदि 2x कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा x -1, और यहां से यदि मैं -3 कॉमन ले लूंगा तो x -1। इसका मतलब x -1 दोनों में कॉमन है, देख रहे हो, यहाँ 2x -3 आएगा तो x -1 लगा दो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए द्विघात समीकरण ब्रेक करना आना चाहिए आपको। चलिए मैंने थोड़ा फॉर्मेट इसका चेंज कर दिया, जगह नहीं बन रहा था, तो एक एक साइड कर दिया सारे क्वेश्चन को। चलिए तो 27वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक साइकिल चालक A से B तक 14 किलोमीटर की दूरी, ये A और ये B, ठीक है ना, 14 किलोमीटर की दूरी है, बिना रुके एक निश्चित औसत चाल से तय करता है। कोई एक एवरेज स्पीड है, उस स्पीड से ये यहां से यहां चला जाता है 14 किलोमीटर। यदि उसकी औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यदि औसत चाल जो पहले था उससे 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए होती है, तो उस दूरी को पूरा करने के लिए 20 मिनट का अधिक टाइम लगता है। मतलब पहले यदि t टाइम लगता था तो अब टाइम 20 मिनट ज्यादा लगता है, वो ये कह रहा है। उस साइकिल चालक की प्रारंभिक औसत चाल क्या थी, ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसी डायग्राम को यदि मैं ऐसे बना दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो मान लो कि वहां पहले वो s स्पीड से चला अपने घर से और 14 किलोमीटर दूर गया, किसी टाइम में कुछ टाइम लगा होगा भाई। दूसरी बार उसने स्पीड कम कर दिया, अब स्पीड s -1 हो गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले जितना टाइम लगता था, मान लो यहां पे जो टाइम लगता था और यहां टाइम, उनका अंतर 20 मिनट का है, ठीक है, 20 मिनट का अंतर है। डिवाइड कर दो 60 से, तो 0 2 कम 2 2 3 6, 1/3 घंटे का अंतर है। तो स्पीड क्या होगी? अब देखो दो तरीके से कर सकते हैं, 14 को s से डिवाइड करो, फिर 14 को s -1 से करो, दोनों को माइनस करके 1/3 कर दो। भाई पहले टाइम लगता था कितना, इतना टाइम लगता था, अब कितना लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, 14 s -1, दोनों को माइनस करेंगे तो 1/3 आए और फिर मैं s निकाल लूं, ठीक है ना। एक दूसरा और इजी तरीका है, क्या, स्पीड तो निकालना है ना, इनमें से मान लो ना स्पीड, तो सबसे पहले तो 7 मान लो, क्योंकि वो 14 को काट देगा, तो मान लो पहले 7 था स्पीड, तो 2 घंटे लगते थे। अब 7 में से 1 6 हो गया, तो 14 को 6 से भाग करो, इतना टाइम आएगा, 2 7 14 2 3 6, ठीक है ना। इसे काटो, 3 दूनी 6, 1 7/3, तो ये देखो 1/3 ज्यादा आ गया ना, इसका मतलब यही आंसर है, समझ गए। चलो, और नहीं तो समीकरण में से s को सॉल्व करो और निकालो, वो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। 28 पे आइए। द एनुअल इनकम ऑफ द 2 पर्सन आर इन द रेशियो 9:7 में इनकम है, ठीक है भाई, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर, जो वो खर्च करते हैं वो 4:3 में है। इफ ईच वन ऑफ देम सेव्स, ये भी 2000 रुपए सेव करता है, ये भी 2000 रुपए सेव करता है पर ईयर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एनुअल इनकम, इनके एनुअल इनकम का डिफरेंस कितना है, 3 है। अब इसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं। देखो 9 में से 4 रुपए इसने जो है खर्च कर दिया, 5 रुपए बचाया, इसने 7 में से 3 रुपए खर्च कर दिया, तो इसने 4 रुपए बचाया, ठीक है। अब यहां पे देखो ये लोचा है, क्या लोचा है
कि भाई ये 2000 ये भी सेव कर रहा था, 2000 ये भी सेव कर रहा था, ये 5 और 4 आया, ये रेशियो भी तो सेम आना चाहिए था फिर। तो इसका मतलब जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो अपन क्या करते हैं, देखो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिख जाए तो आप क्या करना कि इन दोनों का डिफरेंस लो, अरे इन दोनों का डिफरेंस लो, 4 में से 3 गया 1 और 9 में से 7 गया तो कितना बचा 3, 7 2 9, सॉरी 7 2 9। अब इस 1 को यहां और यहां गुना कर दो तो वो 9:7 ही रह जाएगा। इस 2 को यहां और यहां गुना कर दो तो ये प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। देखो 1 का डिफरेंस आ गया ना, और बचाते भी 2000 रुपए हैं, यानी 1 रेशियो 2000 है। तो कहता है उनके इनकम का डिफरेंस बताओ, तो इनकम 2 का रेशियो का डिफरेंस है ना, इसमें 2000 गुना कर दो तो 4000 रुपए का आ जाएगा डिफरेंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 29th क्या कहता है 29th क्वेश्चन, ए क्लॉथ मर्चेंट बाय, कपड़े का एक व्यापारी बुनकर से कपड़ा खरीदता है और सामान्य मीटर मापनी से 10 सेंटीमीटर लंबी मापने का प्रयोग कर बुनकर को धोखा देता है। क्या करता है, वो 10 सेंटीमीटर ज्यादा नापता है, ठीक है ना। जैसे वो आपको दे रहा होगा, मान लो 100 सेंटीमीटर देना है तो 90 सेंटीमीटर दे रहा होगा और आपको 10 सेंटीमीटर ज्यादा माप के बता रहा है कि भाई आपको मैंने पूरा दे दिया, ठीक है। मतलब वो 10 सेंटीमीटर का धोखाधड़ी कर रहा है। जब जब वो 100 सेंटीमीटर देगा तो 10 सेंटीमीटर आपका खा लेगा। जरूरी नहीं है जितना भी देगा तो 10-10 सेंटीमीटर वो जो है जनरली वो धोखा दे रहा है, 100 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो तो इस क्वेश्चन को जनरली स्टूडेंट क्या करता है, वो कहता है कि सर देखो एक बार 10% ज़्यादा 10 सेंटीमीटर खरीद लिया, एक बार 10 जो है ज़्यादा बेच दिया, तो एक बार प्लस का 10 एक बार माइनस का 10, 2 बार 10 कमा लिया ना उसने, तो वो ऐसे करेगा 10 + 10 + 10 × 10/100%, यानी आ जाएगा 10 10 20 और 1 21% आ जाएगा, ठीक है ना। गलती से मैंने भी 21% ही लगा दिया था आंसर, ठीक है, लेकिन ये 21% आंसर रॉन्ग है। पता है क्यों रॉन्ग है? आप देखो क्यों रॉन्ग है, मैं सिखाता हूं आपको। देखो 100 सेंटीमीटर नॉर्मल स्केल है, ठीक है। इसने क्या किया, जब ग्राहक को बेच रहा था तो इसने उसको 10 सेंटीमीटर उसका खा गया, 10 सेंटीमीटर यहां पे उसने कमा लिया, उसको बस 90 सेंटीमीटर दिया। और जब ये खरीद रहा था किसी से तो उसे ना 10 सेंटीमीटर छोटा स्केल यूज कर रहा था, मतलब कि खरीदा होगा इसने 110 और दिख रहा होगा 100, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर उसने यहां पे खा लिया, ठीक है ना। तो टोटल उसने 20 सेंटीमीटर कमाया है, ठीक है ना। और बेचा कितना है 90। तो जब बेची हुई वस्तुओं पर प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो नीचे लिखते हैं कि भाई 90 सेंटीमीटर बेचा और कमाया 20 सेंटीमीटर इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 गया, 200 बटे आप 9 करोगे, काटोगे तो 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 2 20/9, तो 22/9% जो है आंसर आना चाहिए। 21% इसका रॉन्ग आंसर है। बहुत बुक में आपको ऐसा सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। थर्टियथ क्वेश्चन पे आओ। देखो अब इस क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है कि वेयर x y z आर नेचुरल नंबर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। z का वैल्यू क्या होगा कि ये 61/19 हो जाए, ठीक है। देखो अब ये जो 30th क्वेश्चन है, यदि आप इसको कॉमन लेके करेंगे, ऐसे एलसीएम लेंगे y z + 1, तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। देखो ये टोटल ऐड होके इतना ही तो होगा, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन के लिए एक चीज मैं आपको और बताता हूं, क्या कि सपोज करो मैंने 2:1/2 लिखा जैसे, तो इसका क्या मतलब है 2 + 1/2 इसका मतलब है। तो मैं क्या करता हूं, इस 61 को 19 से भाग दे देता हूं, ठीक है। तो 19 × 57 और बचेगा कितना, 57 3 60 और 4 61 और बटे 19। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 3 + 4/19। तो इसका मतलब ये 3 तो हो गया, तो इसका मतलब ये जो पूरा इतना बचा है ये कितना होना चाहिए 4/19। समझ गए? तो इसमें देखो ये तो 1 है, तो इसका मतलब ये 4 तो नहीं है, ये नीचे वाला जो है इतना, ये वाला इतना, ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा 19/4। और जब ये यहां पे मल्टीप्लाई में हो जाए आएगा तो 4/19 हो जाएगा। तो अब इसको भाग करो 4 को 19 से, तो 4 को 19 से भाग करोगे तो 4 × 4 = 16, 3 19/4। तो ये जो x है वो 4 है, और बाकी जो ये बच गया वो है
आपका 3/4, 3/4। तो ये 3/4 भी यहां से ऊपर गया होगा, है ना, यहां से ऊपर गया होगा, है ना। ये जो नीचे y प्लस 1/z है, ये रहा होगा 3/4, है ना। तो ये एक्चुअल में जब ये ऊपर आया होगा तो ये 4/3 रहा होगा। इस बात को समझो। देखो जैसे 1 2 प्लस 1/2 ऐसे रहे मान लो, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 1 5, ये 5/2 आएगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/5। तो मैं उल्टा ला रहा हूं कि यदि मैं इसको नीचे लाऊंगा तो ये 5/2 होगा ना। तो ऐसे इसको जब मैं 3/4 को जब यहां नीचे वाले में लाऊंगा यहां पे, तो हो जाएगा 4/3। तो 3 एकम 3, एक 4/3। तो ये y रहा होगा 1। तो हमारा x भी देखो, x y z तीनों पूछ सकता है इसमें, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 1/z बचा मेरा 1/3। तो हमें तो z चाहिए, तो ये तो नीचे तो 1 है, तो ये जब इसको पलटोगे आप 1/3 1/z, हाँ 1/z तो निकालना है, तो z3 आ गया। 3 होगा आंसर z का। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर इस क्वेश्चन को समझाता हूं, ध्यान से समझो। देखो एक बार ध्यान से समझना। देखो सुनो, ये जब इसको भाग करोगे 19×3 = 57, ठीक है, और 4/19 आएगा। इसका मतलब ये हम इसको यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, प्लस ऐसे 2 1/2 का मतलब ये, तो 3 4/19 का भी मतलब ये होगा। तो ये 3 तो है, इसका मतलब ये जो पूरा है ये कितना रहा होगा 4/19। तो ऊपर 4 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये 4/19 रहा होगा। ये जो नीचे ये जो दिख रहा है ना, ये 4/19 रहा होगा। और जब 4/19 ऊपर आएगा तो 4/19 तो सॉरी ये 19/4 रहा होगा, और जब ऊपर आएगा तो 4/19 हो जाएगा। यानी इतने का वैल्यू क्या है 19/4, 19/4, 19/4। ठीक है, अब 4 से इसको भाग कर दो तो 4 चौके 16 है, 16 3 19/4। तो इसका मतलब ये जो है आपका आ गया 4, और ये जो पूरा है ये होगा 3/4। अगेन ये 3/4 ऊपर तो 1 है, इसका मतलब 3/4 कैसे बना होगा, ये नीचे रहा होगा 4/3, फिर पलट के 3/4 हो गया होगा। तो y प्लस 1/z 4/3 है। तो इसको भी करो, 3 एकम 3, एक 4/3, यानी y जो है आपका 1 है, और 1/z 1/3 है, तो z 3 है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ 31 पे। क्या कहता है कि ए सर्कुलर पाथ इज मेड फ्रॉम 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है भाई, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब दोनों का केंद्र एक ही है, ऐसे बना दिया मैंने, दोनों का केंद्र एक। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है सर्कुलर, अब ये देखो ये जो है ना, ये रोड बन गया है ना। सर्कुलर रिंग इन सच अ वे दैट स्मॉलर रिंग व्हेन अलाउड टू रोल ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर रिंग इट टेक्स 3 full revolution। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द पाथवे इज इक्वल टू n टाइम्स द एरिया ऑफ द स्मॉलर रिंग, इसका 3 टाइम्स। ठीक है, देन n इज व्हाट। एक बार हिंदी में मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। ये क्या कह रहा है, एक वृत्तीय पथ 2 संकेंद्रीय वृत्तीय वलयों से इस प्रकार बना है। 2 संकेंद्रीय हमने ले लिया, ये वृत्त ले लिया, से इस प्रकार बना है जब छोटे वलय को बड़े वलय की परिधि पर घुमाया जाता है। छोटे वलय को, ये छोटा वाला जो है, इसको बड़े वाले पे जब घुमाया जाएगा, इस बड़े वाले पे, ठीक है ना, घुमाया जाए तो वह पूरे 3 परिक्रमा करता है। ये जो है ना 3 परिक्रमा करता है छोटा वाला। ठीक है, यदि भाग का क्षेत्रफल, ये जो रोड है इसका क्षेत्रफल छोटे वलय के क्षेत्रफल का n गुना हो, इसका जो क्षेत्रफल है एरिया वो n × 3 है, सॉरी 3 बार तो वो रिवोल्यूशन करता है। यदि मार्ग का क्षेत्रफल छोटे वलय के क्षेत्रफल का n गुना है। ठीक है, छोटे का मैंने क्षेत्रफल ले लिया a, तो मान लो na है, ठीक है ना, तो n किसके बराबर होगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझा के लाता हूं। देखो ये क्या कह रहा है, ये एक बड़ा रिंग है, इसका मैंने मान लिया रेडियस कैपिटल R है, और ये छोटा वाला जो है वो स्मॉल r है। कहता है इस छोटे वाले को जब बड़े वाले पे घुमाएंगे ना तो 3 बार घूमेगा, मतलब इसकी जो परिधि है, परिमाप, सर्कमफ्रेंस, वो क्या होगा 2 पाई स्मॉल r। ठीक है ना, और बड़े वाले का क्या होगा 2 पाई कैपिटल R। तो बड़े वाले का जो परिधि है इसका 3 गुना है। समझ गए, ये कह रही है। तो अब यहां से पहले पाई पाई काट लो, 2 काट लो, तो बड़ा वाला जो रेडियस है छोटे वाले का 3 गुना है। ठीक है, ये मिल गया हमें।
उसके बाद इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमें इसका जो है ना क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यदि बड़े इसका क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वाले के एरिया में से पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर निकालूंगा। इसने निकालने को मुझे एन बोला है, ठीक है, हम निकालेंगे एन ही, लेकिन वो निकालेंगे तो ऐसे ही, और जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो पाई इसका रेडियस आर जो है ना वो 3r है, तो क्या आ जाएगा, 3×3=9 स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो पाई 3r², इसमें 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा ना, सॉरी 9r² माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो n 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो अब देखो वो हमसे क्या कह रहा था कि देखो यहां से पता चलेगा, ये मैंने लिखा भी था, बड़े वाले का जो एरिया है वो छोटे वाले के एरिया का n टाइम होगा। तो देखो तो बड़े वाले का एरिया छोटे वाले का बड़े वाले का एरिया क्या होगा, छोटे वाले के एरिया का n टाइम। तो n कितना आया, 8 ही तो आया, तो लगा दो 8 पे आंसर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ 32वें क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखो, सुनो ध्यान से। ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 30 days, ठीक है भाई, ए 30 दिन में बना सकता है, बी उसी को 40 दिन में बना सकता है, इफ दे बिल्ड टुगेदर एंड गेट अ पेमेंट ऑफ 700, ठीक है। तो हमें बताना है बी का शेयर क्या है। तो देखो जिस रेशियो में अपन वर्क करते हैं उसी रेशियो में पैसे को भी डिवाइड करते हैं। तो 4 और 3 12, 120 ले लो इसका आप एलसीएम, तो पूरा वर्क 120 हो गया। ये 4 दिन में 4 काम करता है एक दिन में, ये 4×3=12, तो 4:3 में इसको पैसे को डिवाइड कर दो। तो 4×3 7, 7 से इसको भाग कर दो तो 100 आएगा, तो 100 यहां गुना कर दो, इसको 400 मिल जाएगा, इसको 300 मिल जाएगा, तो बी को मिलेगा 300। 33 पे आओ। रीना एंड शालू आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, रीना इन्वेस्टेड दैट मच फॉर 8 month। देखो रीना ने कितना इन्वेस्ट किया, 35,000 रुपए 8 महीने के लिए, ठीक है। अच्छा, एंड शालू इन्वेस्टेड 42,000 फॉर 10 month, तो 10 महीने से गुना कर दो। आउट ऑफ द प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हुआ तो रीना को कितना मिलेगा। देखो जिस रेशियो में अपन पैसे लगाते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इसने इतना पैसा लगाया, इसने इतना पैसा लगाया, ठीक है, 0 0 कट गया, ठीक है ना। अब इसको आप काटो, 5 से काट दो, 5 7 35, और 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से इसको काट दो, 2 चौके 8 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2:3 में वो पैसे को बांटेंगे। तो 31 5 7 0 को बांटो दोनों में, तो कैसे करोगे, 3 + 2 5, 5 से इसे भाग कर दो, 5 6 30, 5 3 15, 5 1 5, 5 चौके 20, इतना दोनों में गुना हो जाएगा। तो रीना का पूछा है तो इसमें 2 गुना होगा, रीना 6314 है ना, तो गुना कर दो, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12,628 रुपए रीना का बन जाएगा। क्लियर। चलिए 34th क्वेश्चन पे आओ। कितने समय में 10% साधारण ब्याज पर पैसे की राशि तिगुना हो जाएगा। कह रहे पैसे की राशि तिगुना हो जाए, 1 रुपए आपका 3 गुना हो जाए। तो देखो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इसमें, 2 ही रुपए तो मिलेगा ना, एक तो अपना प्रिंसिपल ही है मूलधन, तो 2 रुपए मिला, प्रिंसिपल 3, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 कह रहा है, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100, 0 0 कट गया तो ये 20 यहां जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 20/3 ईयर, तो 20/3 ईयर जहां पे होगा उसको लगा देते हैं अपन टिक, 20/3, इसमें तो 20/3 कहीं नहीं है, तो कुछ रॉन्ग किया होगा, देख लेते हैं। इन व्हाट टाइम एट 10% सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ, 3 गुना हो जाएगा, 2 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, 2 प्रिंसिपल 1 रुपए है ना, सॉरी यहाँ 3 लिख दिया है, ठीक है ना, 0 0 कट गया, 10 दूनी 20, तो 20 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। 35 पे आओ। क्या कहता है देखो, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर स्कूल के लिए जाता है और 4 किलोमीटर घंटे पर लौटता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया और 4 से वो लौटा, उसकी औसत गति बताइए। वेरी इजी, 6 और 4 ऐसा कोई नंबर ले लो जो डिवाइड हो जाए, 12 ले लो, मतलब इस घर से स्कूल की दूरी 12 है, तो जब गया होगा तो कितना टाइम लगा होगा, 6 दूनी 12, 2 घंटे, और जब आया होगा तो कितना लगा होगा, 4 3 12, ठीक है। औसत क्या होता है, एवरेज
औसत स्पीड मैंने कहा था आपको, टोटल डिस्टेंस 12 12 24 गया और 12 आया भी, तो 24, और टोटल टाइम 3 2 5 आ गया, डिवाइड कर दो, 5 चौके 20, 4/5, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इसको इसने पूरे पॉइंट में किया है तो अपन पूरे पॉइंट में ही कर लेते हैं। 5 चौके 20, 4 5 8 40, 4.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 36 पे आइए। दिस वन क्या कहता है, अ फादर इज 30 टाइम्स ओल्डर दैन हिज सन, ठीक है भाई। देखो तो हम क्या करते हैं, यहां फादर ले लेते हैं, यहां सन ले लेते हैं, और जो जो कहता जाएगा करते जाएंगे। ए फादर इज 30 टाइम्स ओल्डर दैन हिज सन, हाउएवर, इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट में यदि बेटा 1 है तो ये 30 टाइम ओल्डर है, ठीक है। 18 ईयर्स लेटर मतलब बाद में, फ्यूचर में 18 साल के बाद वो कह रहा है कि ही विल बी ओनली थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, 3 गुना होगा अपने सन का, ठीक है। अब क्या है देखो, व्हाट इज द फादर्स एज एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में फादर का एज क्या है, ठीक है ना। अब एक चीज देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये 1 साल का था प्रेजेंट में, 18 साल के बाद भी 1 साल का रह गया, तो ये रेशियो गलत है। इस रेशियो को अपन पहले सही करेंगे, कैसे, इसका डिफरेंस लो 2, इसका डिफरेंस 29, ठीक है। तो ये 29 यहां मल्टीप्लाई होगा और 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये 30 दूनी 60 और 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये 29 3 9 3 27, 2 3 दूनी 6 7 8 87 हो जाएगा, और ये 29 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये कितना इंक्रीज हुआ, 60 घटाओ 27 इंक्रीज हुआ है, और ये भी 27 इंक्रीज हुआ ना, सेम इंक्रीज होगा ना भाई। मान लो आज से 10 साल के बाद ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप 5 साल बढ़ोगे और मैं 50 साल बढ़ जाऊंगा, 5 ही मैं भी बढ़ूंगा, 5 ही आप भी बढ़ोगे। तो इसीलिए जब भी रेशियो गलत हो ना, इसको करने का सही करने का तरीका ये है। तो 27 साल इंक्रीज हो गया। अभी कहता है तो यहां से यहां का डिफरेंस 27 साल आ गया, लेकिन क्वेश्चन तो ये कहता है कि 18 साल का ही डिफरेंस होना चाहिए, 27 को 18 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 18/27 से गुना कर दूंगा, देखो 18 बन जाएगा। तो कहता है पिता का वर्तमान आयु बताओ, तो पिता का वर्तमान आयु 60 है, 60 में 18/27 आप कर दो, ठीक है ना। 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 दूनी 6 0, 20 दूनी 40, तो इसका मतलब वो 40 साल का जो है वो वर्तमान में है, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, 37 का। क्या कहता है, एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, ठीक है भाई, 100 किलो चीनी है। कहता है एक भाग उसका 7% के लाभ पे बेचता है, ठीक है भाई, दूसरा 17% के लाभ पे बेचता है, और दोनों को मिला के टोटल उसको 10% का लाभ होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि दोनों मिला के दिया हुआ हो या फाइंड करना हो, ठीक है ना, 2-3 नंबर इस तरह से दिया हो कि एक नंबर एक से बड़ा और एक से छोटा हो, इससे बड़ा इससे छोटा है, देख लो। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा दो, तो ये 7 आएगा डिफरेंस, ये 3 होगा, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 किलो है ना, 7% 17%, 7 3 10 किलो, लेकिन 100 किलो है तो 10 से गुना कर दो, 10 यहाँ भी गुना कर दो, 10 यहाँ भी गुना कर दो, तो 60% पे कितना किलो बेचा, 70, और इस पे 30, तो 70 किलोग्राम जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 38 पे आइए, क्या कहता है, इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्टिलाइजर द रेशियो ऑफ 2 केमिकल्स R and T, 2 केमिकल R और T मिला हुआ है 2:5 में। इन 21 kg ऑफ दिस फर्टिलाइजर, यदि मुझे 21 किलो फर्टिलाइजर लूंगा मैं, इफ 3 kg R इज एडेड, उसमें से इसमें R जो है 3 किलो है, द रेशियो ऑफ R and T, सॉरी, if 3 kg of R is added, the ratio of R and T in the new fertilizer will be, तो न्यू फर्टिलाइजर में R and T का रेशियो क्या होगा। चलो तो देखो ये 2 है, ये 5 है, टोटल 7 हुआ, लेकिन टोटल 21 होना चाहिए 21 किलो के लिए, तो 3 से गुना करोगे, 3 यहां भी करो, 3 यहां भी करो, यानी 21 में 6 किलो R है और 5 थे 15 ये है, ठीक है ना। इसमें 3 किलो R और मिला दिया, तो ये 9 हो गया और ये 15 हो गया, 3 3 9, 3 5 15, 3:5 आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द मीन प्रपोर्शन ऑफ 4 and 64। देखो 4 64 इसका मीन हमेशा बीच में आता है, ठीक है ना। तो जब हम रेशियो लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 4/m प्रपोर्शनल m/64,
और इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना इक्वल होता है, तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 64 गुने 4, और ये m यहां से हटा के जब यहां लोगे तो रूट हो जाएगा 8, 64 का 4 का 2 तो 16, तो मीन जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 16। ठीक है, तो 40th क्वेश्चन में कहता है अ वुमन हैज सर्टेन मैंगो, कुछ मैंगो है ऑफ विच 13% आर बैड। देखो मान लो उसके पास 100 मैंगो है, इसमें से 13% गंदे निकल गए, ठीक है, बाकी कितना बचा 87%। उसमें से कहता है सी गिव 75% इन अ चैरिटी, 75% चैरिटी को दे दिया इसमें से, तो कितना बचा 25%, एंड सी लेफ्ट विद दैट मच, 261 बच गया, तो 25% बचा, तो 87 का 25% कितना होगा 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 87/4, ठीक है ना। लेकिन कहता है वैल्यू में वो 261 है, परसेंटेज में इतना है लेकिन 261 होना चाहिए, तो इसको 261 बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो 261 इंटू 4 कर दो और ये 87 को नीचे गुना कर दो, देखो 87 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 261 आ जाएगा। इतना एक्स्ट्रा यदि इसमें गुना करोगे तो 261 बन जाएगा, तो हर जगह होगा, यहां भी होगा, कर दो 261 गुने 4/87, 87 3 जा 4 3 12 और 100 1200, ठीक है। चलिए 41 पे आइए, देखो 41 पे हमें क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इनके ना पहले ना क्या करो पॉइंट्स हटा लो। देखो तो 64 बचेगा ऊपर, 256 बचेगा और 15,625 बचेगा, ठीक है। देखो कितने जीरो आएंगे, इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो, 6 जीरो नीचे आएगा, इसके 3 और इसके 3, 6 ऊपर जाएगा तो सारा कट ही जाएगा, तो यहां बचेगा 25, 625 और 4096। जो कट रहा हो तो इसको हम काट देंगे, अदरवाइज सीधा निकाल लेते हैं ना, रूट ही निकाल लेते हैं, कट जाएगा रूट, काटोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो 64 का आ जाएगा 8, 256 होता है तुम्हारा 16 का, ठीक है ना। देखो 41 क्वेश्चन है हमारा ये 41। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये पॉइंट्स को हटा लेते हैं पहले, ठीक है। देखो इसके वजह से 3 पॉइंट आएगा, 3 जीरो नीचे आएगा, इसके वजह से 3 जीरो, इसके वजह से 3 जीरो, फिर इसका 3 जीरो ऊपर जाएगा, इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो, तो सब इक्वल ही है, तो कट जाएगा 0 0, ये बचेगा 64, 256 और 15,625, और ये आएगा तुम्हारा 25,625 और 4096, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, इस 25 से इसको काट लेते हैं, तो 25 6 150 और 6 बचेगा और 2 आएगा, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 15 25 पचे 125 हो जाएगा ना, 2 आएगा ना। देखो सुनो 25 6 150 तो 6 बचेगा, फिर 2 आएगा तो 25 दूनी 50, तो बचेगा 1 2 और वो 5, 25 पचे 125, ये और ये कट जाएगा। 64 का 8 आ जाएगा, 256 का 16 आ जाएगा, और 4096 का ये कितने का होता है, ये हो जाएगा 36 का आई थिंक। चलो एक बार करके देख लेते हैं। 2 दूनी 40 का 5 25 छाक 36 7 7 49, तो 6 से करो, 6 से तो छाक 36 आ जाएगा, ये 4 आएगा, 6 6 12 आ जाएगा, 9 और 6 आएगा, तो 3 3 रखेंगे तो सॉरी 4 4 लिखेंगे, क्या आएगा 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4, तो 4 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है ना। 16 चौके 64, 4 दूनी 8, 2 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 42nd पे आओ, क्या कहता है, द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच हैज 123 ए फैक्टर, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसका एक गुणनखंड 123 हो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी, ठीक है ना, सबसे छोटी। अब 123 इसका गुणनखंड, यानी 123 इसको काट देगा, तो 123 से भाग करो इसको, तो 9 बार में करोगे, 8 बार में करके देखो, 8 3 24, 2 8 दूनी 16, 17 18, 1 8 8 1 9, 8 बार में करो, 9 8 4, ठीक है। तो 6
1 और 9 में से 9 गया 0, फिर ये 0 ले लो, एक बार में करो 123, 10 में से 3 गया 7 आएगा, 5 में से 2 गया 3 आएगा 37। तो या तो मैं 37 इसमें ऐड कर लूँ, लेकिन और ये घटाऊंगा यदि मैं इसमें से 37 तो ये तो 4 अंकों का हो जाएगा, तो मुझे 123 बनाना है, तो 123 में से 37 माइनस करो, 13 में से 7 गया 7 5 12 7 6 13 है, और 11 में से 3 गया 9 10 8 2 10 1 11 86, यानी 86 यदि मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, वो 123 से पूरा भाग हो जाएगा। और यदि मैं 37 इसमें से घटाता तो ये 4 अंकों का बन जाता, इसीलिए मैंने जोड़ा 37 में इतना जोड़ा कि वो 123 से भाग हो जाए, तो 86 जोड़ेंगे, तो दूसरा जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 43 क्या कह रहा है, 2 पाइप्स A and B, ठीक है भाई, fill a tank in 6 hour and 8 hour respectively. If both the pipe are open together, then after how many hours should B be closed so that 4 घंटे में बढ़ जाए। ठीक है भाई, मान लो ये 6 चौके 24 है लीटर का टंकी, तो ये अकेला 6 घंटे में बढ़ता है, तो 6 चौके 24 पर घंटे 4 लीटर बढ़ता है, ये पर घंटे 3 लीटर बढ़ता है। तो हमें क्या कहना है ना कि हाउ मेनी आर शुड बी क्लोज, बी को कितने देर के बाद क्लोज कर दें कि वो 4 घंटे में टंकी भर जाए। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये बी ही है, देख लेते हैं यहाँ पढ़ के। तदनुसार यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए बी को कितने घंटे के बाद बंद करना है। 4 घंटे में टंकी भर जाना है, तो पहले ए को 4 घंटे चला लो, क्योंकि बी को तो बंद किया है, ए को तो नहीं बंद किया है, तो 4 चौके 16 बढ़ेगा, तो 8 बज जाएगा। तो 8 को 3 कितने, ये बी वाला कितने देर में बढ़ जाएगा, 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6 7 8, 2/3 आर के बाद उसको बंद कर देंगे। ठीक है ना, या 8/3 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 8/3 लगा दो। नेक्स्ट आओ 44 पे क्या है, ए वॉशिंग मशीन इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, ओके, इफ अ मैन बाइज इट फॉर दिस वन व्हाट इज द लीस्ट प्राइस। देखो x रुपए का था, 30% का डिस्काउंट दिया, यानी 100 की चीज 70 में बेचा, तो वो कितने का आप पड़ा 6580। ठीक है, 00 नानी के यहाँ गया, 7 से काटो, 7 8 7 निम 63, 2 7 चौके 28 और 00 आ जाएगा यहाँ पे, तो 9400। 45 पे आओ, क्या कहता है, एक बर्तन में एक ऐसा तरल पदार्थ भरा है जिसमें 3 हिस्सा जल का, वाटर का 3 हिस्सा और 5 हिस्सा सिरप है, 5 हिस्सा सिरप है। ठीक है भाई, उस मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए, इसमें से कितना भाग निकाला जाए और उसके बदले जल डाल दिया जाए, जल मिलाना है हमें, ताकि उसमें जल तथा सिरप का हिस्सा आधा आधा हो जाए। आधा आधा मतलब 1:1। ठीक है, तो देखो जितना निकाला उतना फिर क्या किया, कह रहा ना उस मिश्रण में से कितना भाग निकाल कर उसके बदले जल डाल दिया जाए, मतलब जितना निकाला उसके बदले जल डाल दिया, तो ये टोटल इक्वल होना चाहिए, ये 8 है और ये 2 है, तो इसको 4 से गुना करो, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तभी तो ये 8 होगा। ठीक है ना, तो देखो तो क्या हुआ, आपने जल पूरा सब कुछ मिश्रण निकाला था, जल उसके बदले भर दिया, तो जल तो नहीं निकला, निकला क्या, सिरप। ठीक है ना, तो टोटल सिरप कितना था 5 और हो गया 4, इसका मतलब टोटल सिरप 5 में से 1 सिरप निकल गया, है ना, तभी तो वो 4 रह गया, तो 1/5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 46 पे आइए, क्या कहता है, एक व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक दूध खरीदता है। ठीक है भाई, पहले वर्ष में वह इतना रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदता है, 7.50 रुपये। ठीक है, और दूसरे वर्ष 8 रुपए प्रति लीटर, तथा तीसरे वर्ष इतने। तदनुसार यदि उसे हर वर्ष इतने का दूध खरीदा हो, ठीक है ना, तदनुसार यदि उसने हर वर्ष उसने 4080 का दूध खरीदा है, तो उक्त 3 वर्षों का दूध की खरीद का औसत मूल्य प्रति लीटर कितना आएगा। ठीक है भाई, देखो तो हमें औसत करने के लिए पहले तो पूरे साल को हमें जोड़ना होगा, ठीक है, और टोटल जितना लीटर होगा उससे भाग करना होगा। ठीक है ना, मतलब पहले ईयर में यदि इसको इतने से भाग कर दोगे 0.5 से, तो पता चल जाएगा कि कितना लीटर उसने खरीदा। तो पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ और 75 7 5
और 4 और 1 4, 544 लीटर आ जाएगा ये, ठीक है ना। फिर 4080 को 8 से भाग करो तो 8 पंजे 40, 8 कम 8 0, 510 लीटर आ जाएगा ये, ठीक है। फिर 4080 को 8.5 से करो, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 85 पंजे तो 5 नहीं, 5 नहीं होगा ना, 4 होगा ना, 4 0 और 8 आएगा ना, 8 और 0, इतना लीटर, तो 480 लीटर बच जाएगा कट के। तो देखो अब हम एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल का योग, तो 3 गुना 4080 अपॉन टोटल, इसको जोड़ेंगे, टोटल कितना लीटर है, तो 4 आ जाएगा, 4 1 5 8 5 13, 1 5 5 10, 5 15, 1534। अब इसको काटेंगे पीटेंगे तो कितना आएगा, 0 8 3 24, 4 3 12 और 1534, ठीक है ना, 1534। तो 1534 ये तो ज़्यादा ही है, ये तो 1224 है, यानी तीनों लेना पड़ेगा हमें। तो 15 8 120 होता है ना, तो 15 सत्ते लो, क्योंकि हाँ 15 सत्ते लो, 7 पॉइंट और इस तरीके, देखो कितना इसने चालाकी किया है, 9.8 6.8 दिया है, ठीक है कोई नहीं, तो 15 और इसको काटोगे तो 120 और 15 अट्ठे तो जाएगा नहीं, 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 9 वाला कौन सा है, एक ही है, चलो यहाँ तक तो ठीक था, ये होगा आंसर। चलिए 47 पे आओ। ये काटना पीटना तो मैंने अपने हिसाब से एक बार काटा, मतलब मैंने अप्रॉक्सीमेशन करके काटा, तो मुझे लगा कि 8 से कुछ ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, या फिर आप प्रॉपर ऐसे लिख के ऐसे भी 1 2 4 0 ऐसे करके भी डिवाइड कर सकते हो, या पहले 2 से काट के छोटा कर लो, वैसे भी कर सकते हो। 47 पे आओ, क्या कहता है देखो, एक बेईमान दुकानदार एक दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करके अपने सामान की खरीद तथा बिक्री दोनों पर 5% बचा लेता, लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उसकी पूरी प्रक्रिया में वास्तविक लाभ क्या होगा। मान लो 1000 ग्राम उसको बेचना है, 5% उसने कम तौल के दिया, यानी इतना उसने उसको बेचा है, यहां 5% खा गया, ठीक है, और 5% खरीदते वक्त खा गया, ठीक है। तो जब वो 995 जब बेचेगा तो 5 और 5 10 जो है वो बना लेगा, ठीक है ना। तो देखो इसको 5 + 5 2 बार लाभ हुआ है, और ऐसे करोगे, ऐसे 5 5 10 और 25 तो 10.25 आ जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में होना तो ये चाहिए था इनटू 100 ऐसे करते, लेकिन यदि मैं ऐसा करता हूँ तो कोई वैल्यू इसका आता नहीं इसमें से, यानी इसने ये वाला तरीका से आंसर दिया हुआ है, तो फिर ये आंसर दे दो। लेकिन देखो एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। 1000 ग्राम है, 10% मान लो इसने बेईमानी की, तो 900 ग्राम बेचा और 10% खरीदते वक्त बेईमानी कर ली, ठीक है ना। तो उसने मान लो 1100 ग्राम खरीद लिया, तो जब वो 900 ग्राम बेचेगा, 100 ग्राम यहां और 100 ग्राम यहां, 200 ग्राम कमाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आएगा 29 इंटू इतना। लेकिन यदि आप 10 + 10 से करोगे तो 21 आएगा, 10 + 10 से करोगे तो 21 आएगा, जो कि गलत आंसर होता है। लेकिन इसने यही आंसर दिया है, तो मुझे अब मजबूरी है, वो वाला आंसर था ही नहीं, ये तो 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, वो आंसर है ही नहीं, तो मजबूरी है यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो गलत है। इनको जैसे मुझे किसी ने कहा कि भाई वो अपने ग्राहकों को 10% कम देता है वेट, यानी 900 देता है, 100 ग्राम कमा लिया, और जब खरीदता है तो 10% चीट कर लेता है, यानी वो यहां भी 100 ग्राम ले गया, ठीक है ना।
तो 200 ग्राम वो कमाएगा हर 900 ग्राम बेचने पे। जब चीजें बेची जाती तो नीचे बेची हुई वस्तुओं को रखते हैं और ऊपर 200, तो 200 बड़े 900 इंटू 100 आना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसे मैंने किया तो यहाँ 1% 1 पॉइंट कुछ आएगा वो दिया नहीं है, तो फिर यही आंसर लगा दो। इसका मतलब उसके दिमाग में ये चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्या कहता है, एक विन के अंश को 20% वृद्धि कर दी है, और मान लो ये अंश होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको 20% बढ़ा दिया यानी 5 से 6 कर दिया, ठीक है भाई, और उसके हर को 20% कम कर दिया यानी 5 से 4 कर दिया। अंत में भिन्न का मान 4/5 हो गया, ठीक है। तो भिन्न क्या था, तो n/d, ठीक है, और ये जो 6/5 और 4/5 है इसको यदि करोगे तो ये ऐसे आएगा ना, देखो 6n/5 इंटू 5/4d, 5 कट गया और ये 4/5 आया, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, n और d रह जाएगा, 4 चौके 16, 6 पंजे 30, 2 8 16 और 15, 8/15 है क्या, ये रहा। नेक्स्ट करो, यदि किसी धनराशि का एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज उस धनराशि के 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो। अच्छा जी, तो पहले ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो क्या कहता है, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या होगा, मान लो धनराशि x है, 1 वर्ष का का कुल साधारण ब्याज मान लो R% पे जो है ये है, इसी धनराशि का 5% पे 2 वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर होता है, ठीक है। काट दो इसको, x कट जाएगा, R 10% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या कहता है, 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, अ सेक्टर इज फॉर्म्ड बाय ओपनिंग आउट अ कोन ऑफ बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोन बनाया गया, कोन मतलब शंकु, जिसका बेस का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ओके भाई, ये भी ठीक है। तो क्या कहता है, उस वृत्तखंड की त्रिज्या बताइए। त्रिज्या देखो ये होगा, देखो जैसे वृत्तखंड बनाते हैं ना तो ऐसे बनाते हैं, तो ये त्रिज्या होगा, ठीक है ना, ये वाला। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये क्या होगा, फिक्स है, ये 10 ही होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, कि ये 2 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा, ये 4 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 4 5 होता है, तो मान लो ये 3 दूनी 6 है, ये 4 दूनी 8 है, तो ये 5 दूनी 10 होगा ना। तो ये याद रखना, है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3 4 5, इसका डबल कर दो 6 8 10, 5 12 13, एक 7 वाला भी होता है, वो याद रख लो, इतना याद रख लो काफ़ी है, तो 10 होगा आपका आंसर। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।